Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying taxation law, under which now we are going to study Integrated Goods and Services Tax Act 2017. तो टैक्सेशन लॉ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन लॉ के अंडर आपने जो है यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी को पढ़ा। सेंट्रल जीएसटी के अंडर आपने देखा कि किस तरीके से सेंट्रल जीएसटी जो है वो लेवी होता है, किस तरीके से वहाँ पे रिटर्न फाइल होती हैं और क्या क्या पनिशमेंट वहाँ पे है, ये सारा आपने देखा। उसके बाद जो है आपने अब यहाँ पे जो पढ़ना है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो एक चीज़ आपने देखी सेंट्रल जीएसटी के अंडर की सेंट्रल जीएसटी वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही हो। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स कि जहाँ पे विद इन द स्टेट जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो है की जा रही है। लेकिन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई और सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की। तो इंटर स्टेट यहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब किसी गुड्स या फिर सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे सेंट्रल जीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर इंटीग्रेटेड टैक्स वहाँ पे लगता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जहाँ पे लगता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी में सिंपल तरीका वहाँ पे भी यही है कि जिस स्टेट से सप्लाई होके जिस स्टेट में सप्लाई जा रही है वहाँ पे जहाँ पे सप्लाई जा रही है वहाँ पे वो जो स्टेट होगी वो उसका 50% रखेगी उस टैक्स का, और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे रख लेगी। तो जिस स्टेट में सामान जा रहा है, जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे टैक्स अप्लाई होगा, वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स वहाँ पे लगेगा। तो जब हम टैक्स की बात करेंगे कि टैक्स किस प्लेस लगेगा, अगर दो स्टेट के बीच में जो है अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो टैक्स कहाँ पे लगाएंगे, तो जिस स्टेट में वो चीज़ डिलीवर हो रही है, जहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी वहाँ पे लगा देंगे। और तरीका वही है डिस्ट्रीब्यूशन का कि 50% वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी और 50% वो रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे वो सप्लाई की जा रही है वो स्टेट यहाँ पे रख लेगी। तो बेसिक फ़र्क यहाँ पे क्या है सेंट्रल जीएसटी में और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट हो रही है, मतलब विद इन द स्टेट हो रही है। लेकिन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के अंडर जो है सप्लाई जो है गुड्स और सर्विसेज की वो जो है वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रही है, या फिर वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी हो रही है, या फिर वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट यहाँ पे हो रही है। तो क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ पे है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर जो है कुछ मेन फीचर क्या है, इस एक्ट के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा टैक्स कब अप्लाई, क्योंकि कई बार जो है गुड्स की सप्लाई हो रही है विद इन स्टेट हो रही है तो आपको पता है कि आपने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाना है। अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी हो रहा है तो आपको पता है वहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर जो है टैक्स वहाँ पे लगाना है। तो इसलिए ये एक्ट अलग अलग बनाए गए हैं। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 वाज पास्ड इन द ईयर 2017। ये भी 2017 में ही पास हुआ था जब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पास हुआ था। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं ये आपको यहाँ पे आपको बताने हैं। तो देखिए सैलेंट फीचर क्या है इस एक्ट के 25 जो है चैप्टर है, यहाँ पे ये बताना आपको। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के अंडर। द मेन पर्पस इज टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द लेवी कलेक्शन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको मेन पर्पस जो है इस एक्ट का समझ आ जाएगा इस फीचर से कि इस एक्ट का जो मेन पर्पस क्या है कि टैक्स को कैसे लेवी किया जाएगा, कैसे टैक्स लगाया जाएगा जब इंटीग्रेटेड इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, किस तरीके से अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का, किस तरीके से टैक्स की अपॉर्शनमेंट होगी, किस तरीके से कलेक्शन होगी और किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा। यही एक्ट आपको ये बताना चाहता है, ये इसका मेन पर्पस है। सेक्शन 3 प्रोवाइड फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर, सॉरी अपॉर्शनमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द। तो सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर के बारे में बताता है। सेक्शन 5 जो है वो बताता है कि किस तरीके से टैक्स लेवी करना है और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कैसे होगी, टैक्स को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये सेक्शन 5 में बता रखा है। तो
ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के अंडर बता रखी हैं। सेक्शन 6 जो है आपको बताएगा कि द गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू एग्जाम। सेक्शन 6 के अंडर पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि किसी भी वो इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर किसी भी ऐसी गुड जो कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो है गुड सप्लाई हो रही है उस पर अगर वो एग्जाम्पशन देना चाहता है टैक्स में तो वो दे सकता है। सेक्शन 7, 8 और 9 जो है वो बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई की, स्टेट टेरिटोरियल सी डिवीज़न की जो है सप्लाई की बात यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा आपके पास सेक्शन 10 to 14 प्रोवाइड फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि प्लेस ऑफ गुड और सप्लाई क्या माना जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स किस बेस पे लगेगा कि प्लेस ऑफ गुड और सप्लाई कहाँ है, कहाँ पे गुड की सप्लाई की जा रही है, उसके बेसिस पर टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 10 to 14 इसी के बारे में बताते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो गुड क्या होगा। तो सेक्शन 15 प्रोवाइड्स फॉर द रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं सेक्शन 15 जो है उनके बारे में बात करता है कि उनको इंटीग्रेटेड टैक्स कैसे रिफंड किया जा सकता है। सेक्शन 16 प्रोवाइड फॉर द जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जहाँ पे कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। सेक्शन 17 डील्स विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड सेटलमेंट ऑफ द फंड। बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आपके, किस तरीके से अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स का बंटवारा कैसे किया जाएगा और सेटलमेंट ऑफ फंड कैसे किया जाएगा, सेक्शन 17 आपको बताता है। सेक्शन 18 प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स रिटर्न। इनपुट टैक्स रिटर्न कैसे किए जाएंगे, उनको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, सेक्शन 18 आपको बताएगा। तो सेक्शन 20 स्पेसिफाई द लॉ टू द विच द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई। सेक्शन 20 आपको ये बताता है कि कौन से ऐसे प्रोविजन है सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट के, कौन से प्रोविजन है जो यहाँ इस लॉ में भी अप्लाई होंगे। द पावर टू मेक रूल्स इन सेक्शन 22 हैज़ बीन कंफर्म्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ रिकमेंडेशन द काउंसिल। तो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल जो है इस एक्ट के अंडर बना सकती है। सेक्शन 23 प्रोवाइड दैट द बोर्ड हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन। रेगुलेशन जो है बोर्ड जो है बना सकता है, क्योंकि इसके अंडर भी एक बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड जो है ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगा, अगर कोई रेगुलेशन बनानी है, कोई नया यहाँ पे रूल्स बनाने तो वो भी यहाँ पे बना सकता है। द अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू द रिमूव डिफिकल्टी अंडर सेक्शन 25 देयर इज अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर दिस। तो डिफिकल्टी कोई भी है उनको अरेंज किया जाएगा, अरेंजमेंट जो है डिफिकल्टी को जो है यहाँ पे मैनेज भी जो है रिमूव जो है यहाँ पे किया जाए। तो इन होल जो है ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बताता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2070 के जो है मेन फीचर, तो आपको जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में क्या क्या बता रखा है, कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से चैप्टर में कवर कर रखे हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड टैक्स को लेवी किया जाएगा, उसकी कलेक्शन कैसे की जाएगी, अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे होगा और किस तरीके से टैक्स की जो है यहाँ पे लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और मेनली यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई जब होगी तो उस कंडीशन में डिलीवरी ऑफ गुड्स कहाँ पे हुई है, कहाँ पे टैक्स अप्लाई होगा, यही टैक्स आपको यही क्वेश्चन जो है आपको ये यहाँ पे बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे है वो है व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग लेवी कलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2070। तो इस क्वेश्चन के अंडर आपको ये बताना है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर किस तरीके से टैक्स को लेवी किया जाता है, उसकी कलेक्शन कैसे की जाती है और अपॉइंटमेंट नहीं होगा यहाँ पे, अपोर्शनमेंट ऑफ द टैक्स कैसे होता है इस IGST के अंडर। तो IGST एक्ट में आपको ये साफ बता दिया गया कि IGST कहाँ पे लगता है, जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है तो वहाँ पे सेंट्रल GST नहीं लगता है, वहाँ पे लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वहाँ पे लगता है। तो सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का बताता है कि कहाँ पे किस तरीके से टैक्स को यहाँ पे लगाया जाएगा। देखिए there shall be a levied of tax called the integrated goods and services tax on the all interstate supplies of good or the services or both। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई होगी वहाँ पे कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई वहाँ पे होगा। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वायर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो यहाँ पे भी साफ बता दिया गया है कि जो एल्कोहल है, जो शराब की सप्लाई है, उससे रिलेटेड कोई भी टैक्स जो है IGST के अंडर नहीं लगाया जाएगा। यही चीज़ आपने CGST के अंडर भी पढ़ी थी कि वहाँ पे भी यही नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो है GST के दायरे से ही बाहर रखी गई हैं। तो देखिए पहली बात उन्होंने ये बता दी कि सेक्शन 5 के अंडर जो है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बता दिया गया है कि
इसमें जो है अल्कोहल लिक्वर की जो सप्लाई होगी उसको जो है ऐड नहीं किया जाएगा। वैल्यू क्या होगी ये यहाँ पे बता दिया गया। जो सेक्शन 15 जो है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स का अंडर जो वैल्यू है वहाँ पे आपने वैल्यू देखी थी 23% थी, यहाँ पे 40% जो है यहाँ पे रखी गई है। और टाइम टू टाइम जो इसकी वैल्यू जो है काउंसिल जो है गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जो कभी भी जो है बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इंटर स्टेट सप्लाईज पे लगेगा, ये बात आपको क्लियर कर दी यहाँ पे। दूसरा, सच टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो टैक्स की कलेक्शन जो होगी जिस तरीके से बता रखा है इस एक्ट के अंडर वैसे की जाएगी। सच टैक्स शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। ये टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन पे करेगा, मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई वो वहाँ पे कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होगा, जिसकी जो है टोटल सप्लाई और गुड और सर्विस की सप्लाई है 20 लाख जब मैंने आपको बताया नॉर्मल स्टेट के केसेस में, और 10 लाख जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगी तो उस कंडीशन में जो होगा जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा वो पे करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम द सच रेट एज मे बी नोटिफाइड। तो देखिए एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि इन्होंने ये नहीं बोला हुआ है कि ये जो पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो जहाज़ों के लिए तेल यूज़ होता है, इन पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। इन पे जीएसटी लगेगा उस तारीख से जिस दिन गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर देगी। तो अभी तक इनकी नोटिफिकेशन नहीं की गई है, अभी तक ये जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे साल बता दिया कि इन पे जो है उस दिन से अप्लाई होगा, ये इंटीग्रेटेड टैक्स जो है इन पे तब अप्लाई होगा जब गवर्नमेंट जो है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल जो है यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन जो है कर देगी। All the provision of this act shall apply to such recipient as if he is in the person liable for paying the taxes in relation to supply of goods or services of both। तो ये सारे प्रोविज़न जो है उस पर्सन पे रेसिपिएंट पे अप्लाई होंगे। मतलब रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है? जो कि लाइबल है इस एक्ट के अंडर टैक्स को पे करने के लिए, उस पे अप्लाई होगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज the tax on interstate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it। तो यहाँ पे ये साफ बता दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन कर सकती है कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो है द टैक्स ऑन द इंटरस्टेट विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ऐसी कौन कौन सी जो है कैटेगरी होंगी, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जिस पे जो टैक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है सप्लाई किया जाएगा, उसके बेसिस पे टैक्स वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 5 में क्लियर कर दिया गया है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है अप्लाई होगा। ये इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड और सर्विसेज पे अप्लाई होगा, ये बता दिया। इसमें अल्कोहल लिक्वर जो है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट इसमें नहीं आते हैं। किस तरीके से कलेक्शन की जाएगी, जैसे कि बताया गया कलेक्शन मैंने आपको बता दी गई है कि वो जो रेसिपिएंट स्टेट जहाँ पे सप्लाई की जा रही है वो स्टेट जो है उस टैक्स को कलेक्ट करेगी, और उसके बाद जो है ये टैक्स जो होगा 50-50% जो है दोनों सेंट्रल स्टेट के बीच में बट जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ये जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी उस दिन से ये जीएसटी के दायरे में आएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के दायरे में आएंगे, जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी यही बात जो है की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके पास आता है यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ द टैक्स। अपॉर्शनमेंट ऑफ द टैक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि किस तरीके से टैक्स का बंटवारा यहाँ पे किया जाएगा। तो सेक्शन 70 जो है यहाँ पे बताता है कि किस कंडीशन में अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स होगा, टैक्स का बंटवारा किस कंडीशन में किया जाएगा। तो ऑन ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कब जो है किसी भी टैक्स का जो है बंटवारा यहाँ पे किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और टू अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो सेक्शन 10 ऑफ द CGST के अंडर जब किसी भी कोई भी जो है इंटरस्टेट सप्लाई होती है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को, उस कंडीशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि किस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो अगर इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पे होती है गुड और सर्विसेज की किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 10 के अंडर, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे उसका जो है हिस्सा वहाँ पे दिया जाएगा।
दूसरा यहाँ पे है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है गुड और सर्विसेज की, और जहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं था, वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे अपॉर्शनमेंट में टैक्स जो है दिया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ मेड इन द फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर ही डज नॉट अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड दस द remain in the integrated tax account after expiry of the due date for furnishing of annual return for such year in which the supply was made। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है कि जिस अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ पे आपको पता है इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और उस फाइनेंशियल ईयर में वो जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया जो उसको स्पेसिफाइड टाइम दिया गया था। तो अब उसने जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं लिया है, वो टैक्स जो है इंटीग्रेटेड हो गया, वो टैक्स गवर्नमेंट उस स्टेट के पास ही है, वो उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉर्शनमेंट में दे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉर्शनमेंट में लेगी। In respect of the import of goods or services of both by an unregistered person or by the registered person paying tax under section 10 of the Central Government and Service Tax Act। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर किसी गुड और सर्विसेज को इंपोर्ट किया जाता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू और बाय किसी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको जो है यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी गुड और सर्विसेज की इंपोर्टमेंट कर रहा है सेक्शन 10 के अंडर, तो उस कंडीशन में उसको जो है अपॉर्शनमेंट और टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टैक्स का बंटवारा करना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ वेयर द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट, जहाँ पे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने इंपोर्ट की है कोई गुड और सर्विसेज और वहाँ पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं था, तो वहाँ पे जो पैसा बच जाएगा वो उस स्टेट के पास वो भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अपॉर्शनमेंट होगी, बंटवारा होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ मेड इन द फाइनेंशियल ईयर बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर ही डज नॉट अवेल द सेट क्रेडिट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एंड दस द रिमेन इन द इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द बोर्ड ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर सच ईयर in which the sum supply was received, the amount of tax calculated at the rate equivalent to the central tax on the similar interstate supply shall be apportioned to the central government। तो साहब यहाँ पे लिख रखा है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है इंपोर्ट करता है गुड और सर्विसेज बाहर से, इंपोर्ट मतलब बाहर से करता है और टैक्स क्रेडिट उस पर मिलना था लेकिन उसने अवेल नहीं किया स्पेसिफाइड पीरियड के अंडर, और वो जो इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट जो है वहाँ पे बन जाता है, तो जो है वो अकाउंट जब वो रिटर्न फाइल करेगा, फर्निशिंग करेगा, तो उस टाइम पे इंटरस्टेट सप्लाई जो हुई है वहाँ पे उस सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हिस्सा जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंडीशन में जो है उस इंटीग्रेटेड टैक्स में हिस्सा लेगी, तो उस कंडीशन में लेगी जब वहाँ पे इंटरस्टेट जो है सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज हो रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू या अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, जहाँ पे वो टैक्स क्रेडिट जो है के लिए एलिजिबल नहीं था या फिर एलिजिबल था तो उसने उसका सब बेनिफिट नहीं लिया, जहाँ पे उसने किसी गुड को इंपोर्ट किया बाहर से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता था उसने नहीं लिया। इन सभी कंडीशन में वो जो अमाउंट वहाँ पे बचेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है उसको शेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास है द बैलेंस अमाउंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स रिमेनिंग इन द इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई फॉर विच द अपॉर्शनमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन डन शैल बी अपॉर्शनेट टू द। तो देखिए अब यहाँ पे बताया कि जो बैलेंस अब बच गया, क्योंकि इस कंडीशन में जो है ये अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास बच गया, इंटीग्रेटेड टैक्स जो है बच गया, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्सेस की जाएगी शैल बी। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, कौन सी स्टेट करेगी, स्टेट वेयर सच सप्लाई हैज़ बीन टेक प्लेस, जिस स्टेट में उस गुड और सर्विसेज की सप्लाई हुई थी वो स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो टैक्स देगी, मतलब 50% देगी। सीधा सा रूल यहाँ पे है कि 50% स्टेट रखेगी, 50% उसको दे देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच सप्लाई हैज़ बीन टेकन इन द यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सप्लाई करेगी यूनियन टेरिटरी को, अगर यूनियन टेरिटरी के अंडर वो सप्लाई हुई थी, ठीक है जी, तो इस कंडीशन में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस यूनियन टेरिटरी को उस टैक्स की सप्लाई करेगी। 50% वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 50% उस यूनियन टेरिटरी को दे देगी। सिंपल सा तरीका यहाँ पे बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई मेड एनी टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी डिटरमिन सेपरेटली द सेट बैलेंस अमाउंट शैल बी अपॉर्चुनेट टू द। अगर यहाँ पे टैक्स जो है उसको सेपरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा पा रहा है तो बैलेंस अमाउंट शैल भी, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसको कैसे अपॉर्शन किया जाएगा, कैसे बंटवारा किया जाएगा,
ईच ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रख लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के केसेस में सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये जो जितने भी स्टेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व है वो रख लेंगी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस कंडीशन में जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्सेस की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस कंडीशन में जो है अपना हिस्सा जो है टैक्स जो है इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो लेगी, कहाँ पे ये सवाल पैदा होता है बंटवारे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट की बात जो है करते हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज के बेसिस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल जीएसटी लगेगा या फिर जो है वहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी वहाँ पे लगेगा। तो सेक्शन 10 और 30 जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोविज़न किससे रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड क्या होगा, कहाँ पे ये माना जाएगा कि गुड और सर्विसेज की सप्लाई जो है की गई है, क्योंकि उसी प्लेस पे जो है वहाँ पे वही स्टेट जो जिस स्टेट में वो किया गया है वो टैक्स कलेक्ट करेगी और वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो है लगेगा। Place of supply of goods. So section 10 provide for the place of supply of good. According to this, the place of supply of good other than supply of good imported into or exported from India shall be. तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात ना करके बाकी जो इंडिया में जितनी भी जो है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही हैं वो इस एक्ट के सेक्शन 10 में बता रखी हैं। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट। तो जहाँ पे किसी गुड की सप्लाई जो है सप्लायर द्वारा की जा रही है या रेसिपिएंट के द्वारा की जाए बाय एनी अदर पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सच गुड्स शैल बी द लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम एट विच द मोमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी ऑफ टू द रेसिपिएंट। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड जो है कहाँ पे होगा, अगर सप्लायर जो है अपनी गुड किसी दूसरी स्टेट में भेज रहा है तो जहाँ पे वो गुड्स मूवमेंट ऑफ गुड जो है टर्मिनेट हो रही है, मूवमेंट ऑफ गुड जो है जहाँ पे वो चीज़ सिंपल भाषा में बात करें तो जहाँ पे वो चीज़ जा रही है वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड होगा। ठीक है जी। तो सप्लायर जब खुद किसी चीज़ को किसी दूसरी स्टेट में सेंड करता है तो जिस स्टेट में वो जो चीज़ जा रही है उसको हम बोल रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट। तो जहाँ पे गुड टर्मिनेट हो रही है वही जो है क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज का प्लेस होगा और वहाँ पे जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये की गई कि अगर रेसिपिएंट खुद जो है सप्लायर के पास जाके वो चीज़ लेता है, ठीक है जी, रेसिपिएंट खुद जाके सप्लायर के पास वो चीज़ लेता है। अगर मान लीजिए रेसिपिएंट जो है सप्लायर जो है दिल्ली का है और रेसिपिएंट जो है वो हिमाचल का है, अब रेसिपिएंट जो है वो दिल्ली में जाके चीज़ लेता है तो उसको लेके वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, तो रेसिपिएंट कहाँ से है, बेसिकली वो हिमाचल से है, चीज़ लेने वो कहाँ गया है, तो वहाँ पे स्टेट एक नहीं हुई, तो रेसिपिएंट यहाँ पे जो है वो दिल्ली में जाके चीज़ को लेके आ रहा है, वापस कहाँ जा रहा है, हिमाचल में जा रहा है, तो हिमाचल ही जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि इसी के बेसिस पे टैक्स जो है लगाएगा। अब हिमाचल जो है यहाँ पे उस वो टैक्स को यहाँ पे जिस स्टेट में वो सप्लाई गुड हुई है वही टैक्स वहाँ पे लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ बताएगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बताएगी, जहाँ पे जो है सप्लायर जो है डिफरेंट स्टेट से हैं, अगर सप्लाई जो है की जा रही है सप्लायर के थ्रू किसी दूसरी स्टेट में, तो जिस स्टेट में वो सप्लाई कर रहा है, जैसे हिमाचल में सप्लाई कर रहा है तो हिमाचल जो क्या होगा, प्लेस ऑफ गुड ऑफ सर्विसेज गुड या फिर सर्विसेज होगा। अगर रेसिपिएंट खुद जाके हिमाचल का रेसिपिएंट खुद जाके दिल्ली में चीज़ लेने के लिए जा रहा है तो उस कंडीशन में वो रेसिपिएंट जो वो कहाँ का है, हिमाचल का है, वो चीज़ कहाँ से लेके दिल्ली से लेके हिमाचल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा गुड्स और सर्विसेज सप्लाई जो होगा वो हिमाचल ही होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे 3 बंदों की बात की गई है। मान लीजिए एक जो है ए जो है वो दिल्ली से है, बी से भी है वो भी दिल्ली से है, लेकिन सी जो है वो हिमाचल से है। तो ए और बी के बीच में अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसमें वहाँ सेंट्रल जीएसटी लगेगा, ये आपको पता है। लेकिन ए जो है दिल्ली से है, बी भी दिल्ली से है, लेकिन सी जो है हिमाचल से है। अब बी जो है रिक्वेस्ट करता है ए को कि ये डिलीवरी आप सी को हिमाचल में कर दीजिए। तो इस कंडीशन में क्योंकि
डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है सी को, जो कि हिमाचल में है, वहाँ पे की जा रही है, तो वहाँ पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो जो है थर्ड पर्सन होगा। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर द गुड आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो दैट थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे सप्लायर या रेसिपिएंट जो है कोई भी है, whether acting as an agent or otherwise before the during a movement of good either by way of transfer of document or title of good or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods, तो ये माना जाएगा। तो वो जो थर्ड पर्सन जो थर्ड पर्सन जिसको वो सप्लाई की गई है, सप्लायर ने सप्लाई की है, वो जो थर्ड पर्सन होगा वो गुड और सर्विस की सप्लाई जो है माना जाएगा, वो प्रिंसिपल प्लेस जो होगा वो माना जाएगा। ठीक है जी। तो आपको मैंने जैसे एग्जांपल में पहले बताया। अब आपके पास वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, अगर सप्लाई ऐसी है लेकिन वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड नहीं होगा। मान लीजिए कोई टावर है जो कि जो है हिमाचल में लगा हुआ है, अब उसको वहाँ पे सेल कर दिया गया, दिल्ली के पर्सन को सेल कर दिया गया, तो वहाँ पे टावर की मूवमेंट तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वेदर बाय द सप्लायर और रेसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रेसिपिएंट, तो उस गुड की जो है लोकेशन कहाँ पे थी, वो हिमाचल में थी, तो हिमाचली जो है प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे माना जाएगा, वहीं पे जो है इंटीग्रेटेड टैक्स वहाँ पे लगेगा। अब इसी कंडीशन में वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड इन द इंस्टॉल एट अ साइट, साइट पे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, साइट पे कोई चीज़ें लगाई जाती हैं, तो सप्लाई कहाँ पे की जा रही है, उस इंस्टॉलेशन प्लेस पे की जा रही है, तो वो इंस्टॉलेशन प्लेस ही क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे माना जाएगा। वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस इंक्लूडिंग द वेसल, अगर कोई गुड जो है थ्रू जो है बोर्ड, कन्वीनियंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, मोटर व्हीकल के थ्रू सप्लाई, तो जहाँ पे वो ऑन बोर्ड होगा, जहाँ पे उसको उतारा जाएगा, वही जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पे माना जाएगा, उसी के बेसिस पे टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा। वे द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड कैन नॉट बी डिटरमिन, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमिन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। सेक्शन 10 यहाँ पे यह बताता है कि अगर प्लेस ऑफ गुड जो है आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसा कि इस एक्ट के अंदर बताया गया वैसे आप इसको डिटरमिन करेंगे। तो ये तो होगी गुड की बात कि गुड किस कंडीशन में जो सप्लाई उसकी जो है किस प्लेस में मानी जाएगी उस गुड की। अब यहाँ पे आपके पास है प्लेस सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड एक्सपोर्टेड गुड्स, तो अगर गुड इंपोर्ट की जा रही है या एक्सपोर्ट की जा रही है, तो उस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई को आपने यहाँ ऐसे समझना है कि जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही टैक्स जो है लगाया जाएगा। इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, अगर कोई चीज़ इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है तो इम्पोर्टर की लोकेशन क्या है, जिसने सामान मंगाया उसकी लोकेशन क्या है, वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, अगर एक्सपोर्ट जो है इंडिया से किया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट किस कंट्री किस जगह से किया है, इंडिया की किस लोकेशन से उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है माना जाएगा। तो ये तो होगी गुड्स की बात यहाँ पे कि किस कंडीशन में गुड्स जो है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है क्या होगा और कहाँ पे जो है टैक्स जो है इंटीग्रेटेड टैक्स वहाँ पे लगेगा। अब आ जाती है सर्विसेज की बात, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 12 प्रोवाइड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दिस द प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ सप्लाई सर्विसेज विल बी मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो कहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो उसकी लोकेशन होगी वही जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। मेड टू एनी अदर पर्सन देन रजिस्टर्ड पर्सन के केसेस में जो उसकी लोकेशन होगी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड के केसेस में द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विद द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जा रही है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को, जिसको सप्लाई की जा रही है सर्विसेज की, मान लीजिए कोई नेटवर्क प्रोवाइडर है तो जिस लोकेशन में वो सर्विस दे रहा है उसी लोकेशन में जो है इंटीग्रेटेड टैक्स लिया जाएगा। जैसे जहाँ पे टावर इंस्टॉल है तो यहाँ पे ये एरिया कौन सा है, उस एरिया के साथ वहीं पे जो है टैक्स लगेगा। द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस इन अदर केसेस में सप्लायर जो है जो सर्विस दे रहा है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको ही जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का प्लेस जो है मान लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया में अगर किसी सर्विस की सप्लाई की जाएगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जिस एरिया से जिस लोकेशन से जो है रेसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आउटसाइड द इंडिया, मान लीजिए हिमाचल से की जा रही है आउटसाइड इंडिया, तो जो है तो उस कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हिमाचल होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक एयरटेल जो है
आपके पास उसका कनेक्शन है, आप फ़ोन करते हैं यूएई में, तो आपकी लोकेशन क्या है। एयरटेल आपको सर्विसेज हिमाचल से दे रहा है, आउटसाइड इंडिया सप्लाई दे रहा है, तो हिमाचल प्रदेश ही उस जो है सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा कि यहाँ से जो है वो सर्विसेज जो है यूएई को दी जा रही है। आप फ़ोन वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वहाँ पे लग जाएगा। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर देखने हैं। थैंक यू सो मच।